ऑलराइट, पे अटेंशन। टॉपिक है हमारे पास फ्रिक्शन, और अब लॉज ऑफ मोशन का अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं अपन। जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रख देते हो बच्चों, तो उनके बीच में एक कॉमन सरफेस बन जाता है। सो व्हेन अ सरफेस और टू बॉडीज आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो बच्चों क्या हो जाता है ना कि इनके जो मॉलिक्यूल्स है ना सरफेस वाले, वो इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी is placed on a surface, जब किसी बॉडी को अपन सरफेस पर रखते हैं ना बच्चों, कॉमा लगा के लिख सकता हूं, देन इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग डेवलप्ड बिटवीन या विद इन द इंटरैक्टिंग सरफेस, विद इन द इंटरैक्टिंग, क्या लिखा है बच्चों, सरफेस। आप देखो ना, ये हो जाएगा बच्चों सरफेस, ये हो जाएगा आपका सपोज कोई बुक वगैरह रखा हुआ है, मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, इसको अगर थोड़ा भी इंटरनली ऑब्जर्व करोगे ना बच्चों, तो अपर सरफेस कुछ ऐसी दिखाई देगी। नो मैटर हाउ स्मूथ समथिंग लुक्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो ऐसे ही दिखाए जाएंगे आपको। उस समय आप कह सकते हो कि सर, इन दोनों सरफेस के बीच में जो पार्टिकल्स है ना, उन पे इंटरलॉकिंग इस तरह से हो रही है। ये इंटरलॉकिंग की वजह से ना क्या बनेगा बच्चों, फ्रिक्शन आगे जाके मालूम पड़ेगा। जस्ट द फिनोमिना हैपेंस इन अ स्प्रिंग में आप देखते ही हो कि अगर एक्सपांड करा एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो उसके जो मॉलिक्यूलर होंगे ना, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो उसको वापस से अपनी जगह पे रिस्टोर करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत क्लियरली दिख जाता है अपन को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इफ यू ट्राई टू मूव द बुक ऑन द सरफेस, यू हैव टू अप्लाई अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इन द राइट डायरेक्शन। मालूम लगाओगे ना बच्चों, मान लो आप लोगों ने कोई फोर्स लगाया, तो सारा इंटरलॉकिंग क्या करेगा, इसको वापस से अपनी जगह पे रिस्टोर करना चाहेगा। मतलब बुक में अगर अपन बहुत स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा, एक कंसिडरेबल फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो एज सून एज दिस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज, ये जो इंटरलॉकिंग होते हैं ना बच्चों, ये राइज देते हैं एक रिएक्शन वाले फोर्स को। और अब आपको, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलूं कि ये जो फोर्स वाला टर्म बन रहा है ना, ये जो फोर्स है, इसी सरफेस से बच्चों अगर मान लो आप लोगों ने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, देखो इसको दोबारा यहाँ बना रहा हूं, मान लो ये आपकी सरफेस है, दिख रहा है बच्चों। एज सुन एज यू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स, इनिशियली यहाँ पर फोर्स 0 है, तो इंटरलॉकिंग बच्चों सभी डायरेक्शन में बन रही है ना, देखो न्यूट्रली है ना। लेकिन अगर आप राइट साइड में इस पे फोर्स लगाते हो ना, तो ये जो इंटरलॉकिंग वाला पार्ट है, ये इसको अपोज करने के लिए इस तरह बनाया जाएगा, ये इसको रोकेगा बच्चों, जाने नहीं देगा उस तरफ, है ना। एक लिमिट तक जाने नहीं देगा, उसके बाद तो स्लाइड कर ही जाएगा जब फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है, यू शुड सी कि फ्रिक्शन जो है वो अराइज करता है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो मैं लिखता हूं, अ नेट रिएक्शन फोर्स अराइज ड्यू टू intermolecular interaction between the surface between the surface। हम जूनियर क्लास में थे तो हमें ये बताया जाता है कि जिस तरफ मोशन होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। बच्चों उसको थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़ना है, वो सेंटेंस थोड़ा गलत सा रहता है। आप ये समझो कि एक्सटर्नल फोर्स दोगे ना बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे यहाँ पर, तो यू विल सी दैट देयर इज अ नेट रिएक्शन फोर्स। इसको कैपिटल आर से देखा जाता है। मैं इसको नेक्स्ट पेज से आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। एज सून एज द ऑब्जेक्ट हैज बीन अप्लाइड विद द एक्सटर्नल फोर्स, राइट साइड में इसको फोर्स लगाओगे, तो बच्चों मुझे बताओ सोच समझ के, अगर आपने फोर्स राइट साइड में लगाया, तो ये जो बीच में इंटरलॉकिंग बनी, इसका क्या होगा, सोचो क्या बोलना चाह रहा है टीचर। सरफेस तो रफ है बच्चों, तो सरफेस इज रफ। तो यहाँ जो इंटरलॉकिंग आपको दिख रही है ना बच्चों, इस इंटरलॉकिंग का एक नेट रिजल्टेंट बनेगा, उसको बोलते हैं नेट रिएक्शन फोर्स। वही मैंने पीछे आपको बना रखा है, इसको आर कहा जाता है बच्चों। अब ये सारा कुछ नहीं करना है आपको, वाई एक्सिस पे बना लेना है, और एक्स तो ऑलरेडी बना हुआ है।
और यहाँ पर एक एंगल आ जाएगा जिसको आगे चल के मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो आर है ना, इसी आर का जो कंपोनेंट बनता है, ध्यान रखना, इसी आर का जो कंपोनेंट बनता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है एक, और एक बच्चों पैरेलल कंपोनेंट बनता है फ्रॉम द सरफेस, और ये आगे जाकर के एक पैरेललोग्राम बनाता है बच्चों। देखो दिख रहा है क्या पैरेललोग्राम बनाता हुआ। ये इंटरलॉकिंग कैसे आ रही है, पीछे वाले लॉजिक से आ रही है। सबसे पहले मैंने आप लोगों के पास बच्चों ये बुक बनाया और सरफेस बनाया, और ये बताया कि उसमें इंटरलॉकिंग सब डायरेक्शन में होगी। लेकिन जैसे ही आप फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करते हो, इस इंटरलॉकिंग को चेंज करना चाहते हो, देयर विल बी अ नेट रिएक्शन फोर्स, देयर विल बी अ नेट रिएक्शन, कैपिटल वाला आर, उसको अपन पेपर में डायरेक्टली यहां से समझते हैं। ये रहा आर बच्चों, इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक बनता है परपेंडिकुलर जिसको नॉर्मल कहते हैं, और एक बनता है पैरेलल जिसका नाम बच्चों आगे चल के फ्रिक्शन पड़ता है, और ये रहा तुम लोगों का नॉर्मल। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों किसके कंपोनेंट कहला गए, तो बोलोगे सर आर के कहला गए। फ्रिक्शन को एफ एस से देखते हैं, स्टैटिक नाम है, और नॉर्मल को कैपिटल एन से देखते हैं। बोथ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो मैं यहाँ पहली बात तो ये लिख लेता हूं, बोथ नॉर्मल, जो नॉर्मल रिएक्शन है, और ये जो फ्रिक्शन है, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक बात और, ये नेट रिएक्शन दिख रही है बच्चों, इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के लेक्चर में, याद रखें। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ नेट रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलोगे उसको, इस आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बोलते हो आप लोग, इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं हो सकती बच्चों नॉर्मल की। दूसरा, द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ, जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ नेट रिएक्शन इज नोन एज, इसको बोलोगे आप लोग फ्रिक्शन। देखो 9th क्लास की डेफिनेशन और 11th क्लास की डेफिनेशन कितना फर्क है। फ्रिक्शन का मतलब होता है नेट रिएक्शन का पैरेलल कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग लगे। जरूरी नहीं है कि बॉडी राइट में मूव कर ही जाएगी, बस आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है। तो ऐसा सब बोलते हैं कि बॉडी आगे जा रही तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, नहीं भाई, बॉडी आगे जाना चाहती है उसी वक्त से फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। इमेजिन करिए ना, ये बुक है और बहुत हल्का सा फोर्स लाके लगाया मैंने यहाँ पे, तो फ्रिक्शन लग जाएगा बच्चों। थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो और थोड़ा बढ़ जाएगा फ्रिक्शन, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद बॉडी आगे चलना शुरू कर देगी, जैसे अपनी व्हीकल में होता है हमारे, कोई चीज देखते हैं उसमें ऐसा हो जाता है। ये डायग्राम पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको आर का एक्सप्रेशन बता देता हूँ कि नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से। तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है नेट रिएक्शन पढ़ना, पैरेललोग्राम लगा लो। तो दो फोर्सेस बन रहे हैं आपके पास, फ्रिक्शन और नॉर्मल, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब अंडर रूट में मुझको ऐसा लिखना चाहिए, एफ एस का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अगर एमसीक्यू में आता है नेट रिएक्शन क्या होती है तो ये बना सकता है बच्चा। फिर से लिख देता हूं मैं, आर का मतलब होता है बच्चों टोटल जो इंटरलॉकिंग की वजह से रिएक्शन आती है किसी भी दो सरफेस पे, वो होती है ये। जो नॉर्मल है वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तभी उसका नाम नॉर्मल है। फ्रिक्शन का मतलब होता है वो उसका पैरेलल कंपोनेंट होता है, जो बॉडी को ये दोनों मूव करने से रोकते हैं। ठीक है, तो यहां तक का अपन को समझ में आना चाहिए, तभी अपन आगे देख सकते हैं चीजों को। एक बात और बच्चों, बच्चों के दिमाग में ये बहुत बातें आ जाती हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। छोटे बच्चे थे तो अपन ऐसा बोलते थे, नहीं बच्चों, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इम्पेंडिंग मोशन का ऑपोजिट होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूं बच्चों कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये सबसे फंडामेंटल लाइन है आज के लेक्चर की। फ्रिक्शन ऑलवेज opposes the impending motion, क्योंकि आगे जाके आपको ये समझ में आएगा ना कि कई बार बॉडी मूव नहीं कर रही होगी, तो जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है डेफिनेशंस वो यहाँ पे गलत हो जाएंगी कि मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। नहीं बच्चों, अगर बॉडी मोशन करना चाहती भी है मतलब इम्पेंडिंग है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ सरफेस, है ना,
देखो इम्पेंडिंग मतलब बता रहा हूँ, अगर आपने इस रफ सरफेस पे थोड़ा हल्का सा फोर्स लगाया है ना, स्लाइट फोर्स आपने लगाया, तो बॉडी की टेंडेंसी कहाँ पर है जाने की, तो बोलोगे सर बॉडी की टेंडेंसी है राइट साइड मूव करने की, तो आपको ये मानना पड़ता है इम्पेंडिंग मोशन में अज्यूम कर लो कि सरफेस स्मूथ है, फिर स्मॉलेस्ट ऑफ द फोर्स बॉडी को जहां लेकर जाएगा उसका अपोज करता है बच्चों फ्रिक्शन। ये आप सीखो, रियल लाइफ में क्या हो जाएगा, ये रफ सरफेस रहेगा, फोर्स लगाओगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा, मूव करना चाहेगा, तो टेंडेंसी बोलते हैं उसको, या इम्पेंडिंग मोशन कहते हैं। इम्पेंडिंग का मतलब होता है द मोशन विच द बॉडी वुड हैव डन इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूं ये पूरा सेंटेंस। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होगा, ये हो जाता है द मोशन विच द बॉडी would have done इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अगर वहां फ्रिक्शन नहीं है तो छोटे से छोटा फोर्स भी उसको मूव करा लेगा, एंड दैट थिंग इज नोन हियर और एक्सप्लेन हियर। तो बस ये समझ लो कि बॉडी कहाँ जाना चाहती है उसके अपोज में आप फ्रिक्शन लगाओगे हमेशा। वो पॉइंट कहाँ जाना चाहता है, आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पढ़ना होता है। ये मान लो कोई एक पॉइंट है, वो राइट साइड जाना चाहता है तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा। जरूरी थोड़ा हो कि बॉडी ये मोशन कर रही हो या रिलेटिव मोशन में हो, नहीं, अगर चाह भी लिया इसने जाने का, इसका मतलब है फर्स्ट डायग्राम बन जाएगा आपका ये वाला। एज सुन एज द बॉडी हिंटेड टू मूव द राइट साइड, उसकी इंटरलॉकिंग में चेंज आ गया। मान लो आपकी कोई बुक रखी है, मोबाइल फोन रखा, उसको हल्का सा पुश करना चाहोगे, तो जैसे इस पे हाथ लगाया अपन ने वहां पे फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर फोर्स जीरो है तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी जीरो होगा। ये भी एक बहुत अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर फोर्स नहीं दोगे आजू बाजू लगाने के लिए तो इंटरलॉकिंग अपने आप में न्यूट्रलाइज कर लेती है और फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, लेकिन अगर फोर्स लगाओगे तो आपको यहाँ पर फ्रिक्शन मिलेगा बच्चों, आपको यहाँ पर फ्रिक्शन मिलेगा रिगार्डलेस सरफेस रफ हो क्यों ना हो। तो ये अपन ने समझ लिया, ये अपन ने इसका डायग्राम बना लिया। अब चलिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला और डिराइव वगैरह कर लेते हैं फटाफट, क्या चल रहा है यहाँ पे। अगेन फिर से वही बात करूंगा मैं, फ्रिक्शन की और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है। फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको थीटा से देखते हैं और फ्रिक्शन को बच्चों एफ एस से देखते हैं। एफ एस का मतलब होता है राइट नाउ आई एम ओनली टीचिंग यू पीपल दैट ये बॉडी है और ये भी हैवी बॉडी एक रेस्ट पोजीशन पे, इस पे हल्का सा फोर्स आपने अप्लाई करा है, ठीक है। जैसे ही बच्चों ये फोर्स अप्लाई करते हो ना, यू कैन सी दैट यू, है ना, हमारे पास क्या बनने लग जाता है, एक रिएक्शन बनने लग जाता है। उस रिएक्शन का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा और बच्चों उसका एक पैरेलल कंपोनेंट बनेगा। इस बात का ध्यान रहे सबको। तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एफ एस, इसका नाम रख देना आप लोग थीटा, ठीक है। इस आर को बच्चों इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है तो आपको नॉर्मल और फ्रिक्शन मिल रहे हैं। बात समझो, वहां पे आर प्रेजेंट नहीं है, उसको मैं खत्म कर चुका हूँ, रिजॉल्व कर चुका हूँ उसको मैं ऑलरेडी। तो उसका एक कंपोनेंट अपन को ऐसे मिल रहा है, ये देखो, ये इस तरह से अपन समझ सकते हैं। तो इमेजिन करो ना, अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा मास की होगी तो उसको मूव करने में उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, तो बोलोगे यस सर बिल्कुल लगेगा। अगर मास ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा यहाँ पे बच्चों, जरा बताना मुझे। इफ मास इज इंक्रीज्ड तो mg बढ़ जाएगा, बोलोगे यस सर बिल्कुल बढ़ जाएगा, है ना। mg बढ़ गया तो नॉर्मल बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी क्या बोल रहा हूँ, और नॉर्मल बढ़ गया तो ये पूरा ट्रायंगल जो है आपका, ये ट्रायंगल बच्चों यहाँ से बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा और फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। ये कहानी है करंट समझने वाली। तो मैं लिखता हूं द फ्रिक्शन, ध्यान दो सब लोग, द फ्रिक्शन बिटवीन, द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। मेरे कहने का मतलब है जो एफ एस होगा वो डिपेंड कर रहा होगा नॉर्मल पे। फिर एफ एस का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू का मतलब होता है किसी भी सरफेस पे कितना फ्रिक्शन है वो बतलाता है, तो इसका फॉर्मूला एक लाइन में डिराइव हो जाता है बच्चों, ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। एक तरफ लिखा है नॉर्मल, जितनी ज्यादा नॉर्मल होगी उतना बढ़िया फ्रिक्शन होगा,
फिर बोलोगे सर ये म्यू एस क्या है, तो आंसर हो जाएगा मेरा बेटा म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो सब लोग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू बच्चों 0 से बराबर भी हो सकती है और 1 से हमेशा कम रहती है। 1 हो गया तो मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, और 0 हो गया तो बॉडी पूरी तरह स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन वहां पे 0 कर दिया। 1 कर दिया मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा। तो कोई भी सरफेस होगी उसका रेंज ये रहेगा। तो एमसीक्यू में आया तो ये ऑप्शन मार्क करेंगे। म्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस लिखा हुआ है तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक का मतलब है ये बड़ी सी बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसको बस अपन ने टेंडेंसी दिया है। समझ लो घर में जो कबर्ड है अपना, उसको मूव करना नहीं चाह रहे, लेकिन बस पे फोर्स लगा के स्टडी कर रहे हैं अपन। ये वो चीज पढ़ाई जा रही है आपको अभी। और यहीं से अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन को भी समझ सकते हैं। इसी पेज पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है, पे अटेंशन एवरीबडी। इसको थीटा से देखा जाता है बच्चों, ठीक। तो इस थीटा के सामने अगर मैं बोलूं टेन थीटा लगा लो तो कितना हो जाएगा, सामने क्या आता है, तो बोलोगे सर फ्रिक्शन आता है। सामने क्या आता है, फ्रिक्शन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल। सबको मालूम है ना टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये एक टर्म मिल गया। अब यहां से ये भी मिल रहा है, और ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर मैं म्यू एस को फाइंड करूंगा तो वो भी बच्चों एफ एस बाय एन हो रहा है। सो यू हैव टू फॉर्मूलाज जिनका राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो म्यू एस होगा वो कुछ नहीं होता है, वो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। बात तो समझो मेरी। ये थीटा को बोल सकते हैं अपन लोग यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। सेंटेंस बन जाता है द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। एमसीक्यू में तो किसी भी पैटर्न पे आ सकता है बच्चों। इस डायग्राम पर ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो कि सर ने ये आर बतलाया तो कैसे बतलाया, कहां से आया ये आर। ये आर उस इंटरलॉकिंग का रिएक्शन है बच्चों, जो जनरेट होता है बिकॉज आपने उसको फोर्स को लगाया है। ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसकी टेंडेंसी है राइट साइड जाने की, तो इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। मतलब यहाँ ये बॉडी जाएगी अगर यहाँ पर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो इम्पेंडिंग का मतलब होता है जैसे घर में पेरेंट्स वगैरह अगर बाहर घूमने निकल जाए तो अपन ही कप्तान बन जाते हैं घर के, तो जो अपन जो मर जाए जो करेंगे, मतलब वो हो जाता है इम्पेंडिंग मोशन। अगर घर में कोई रोक टोक नहीं है तो जो अपना मन करे अपन वही करेंगे। वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो बॉडी जहां जाएगी उसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, यहां तक क्लियर है बच्चों, टेंशन। अब ना बच्चों इस बॉडी को ना जो मैंने स्टैटिक करके पढ़ा रखा है, इसको अब मोशन में पढ़ाने का ट्राई करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो। मान लीजिए घर का एक ऐसा कबर्ड है जो हमसे हिलता ही नहीं है ना, बहुत दम लगाते हैं, बहुत फोर्स लगाने के बाद वो मूव करता है। तो लेट से वही अपने पास कबर्ड है या कोई भी ऐसा टेबल हैवी ऑब्जेक्ट है, और इसके पास बच्चों कुछ फ्रिक्शन रहता है, उसको म्यू बोला गया है, और म्यू एस बोल रहा हूं मैं फिलहाल अभी। एस स्टैंड्स फॉर द बॉडी विल बी इन स्टैटिक पोजीशन, बॉडी विल बी इन स्टैटिक कंडीशन। इसके पास खुद का मास रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एज सून एज यू अप्लाई अ सर्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, तो बच्चों यहाँ जो इंटरेक्टिंग सरफेस है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी तुरंत, और वो उस पर उसी के हिसाब से, मान लो यहाँ पे मैंने F1 नाम का फोर्स लगाया तो वो हल्का सा उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा। तो बोलोगे यस सर करना चाहिए इसको, तो स्मॉल f करके 1 लिख लिया है मैंने। फिर बोलोगे थोड़ा और दम लगाते हैं यहाँ पे अपन, तो ये फ्रिक्शन भी बहुत थोड़ा और फोर्स लगाएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा और फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी थोड़ा और ज़्यादा लगेगा। एक लिमिट ऐसी आएगी कि फ्रिक्शन की वैल्यू ना बच्चों मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब ये जो इंटरलॉकिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा होल्ड कर रहे होंगे बॉडी को, जाने नहीं दे रहे होंगे। कभी गाड़ी खराब हो जाए हमारी तो उस पर फोर्स लगाते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अपन को स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, वो एक बार वो मोशन में आ गई तो अपने को कम स्ट्रेंथ लगती है। तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे आप फोर्सेस को बढ़ाओगे वैसे वैसे आप लोगों का फ्रिक्शन बढ़ेगा। लेकिन बाहर का इंसान तो फोर्स को बढ़ाकर लगा सकता है, लेकिन इंटरलॉकिंग की एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और उसी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसे अभी अपन लोग 11 12 में आ जाएंगे तो पेरेंट्स से गाड़ी घोड़ा और बड़ा वाला मोबाइल मांगेंगे,
तो एक लिमिट तक अपनी डिमांड एंटरटेन की जाएगी, उसके बाद पेरेंट्स बोल देंगे जाओ भाई जो करना है तुमको कर लो, है ना। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट पेरेंट्स अपनी टॉलरेट करते हैं ना, बिना कोई अच्छा रिजल्ट लाए सामान अमान दिलवा देते हैं अपन को, उस लिमिट को बोला जाता है बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बॉडी क्या हो जाएगी, अपने आप ये बच्चा अपने हाथ से निकल जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी, काइनेटिक मोशन में चली जाएगी। सो वी मीन टू से इट, नाउ द बॉडी इज इन मोशन, और आप बोलोगे सर अब ये काइनेटिक फॉर्म में आ गया। काइनेटिक बोल सकते हैं, डायनामिक बोल सकते हैं। तो अब एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से एक कांस्टेंट सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, बिकॉज इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है यहाँ पे इंटरलॉकिंग बनाने का, तो एक फ्रिक्शन लग रहा होता है, उसके नीचे के लिख देते हैं, मतलब काइनेटिक लग रहा है। और ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्टैटिक हो जाएगा। इस पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल पॉइंट है समझने का वो ये है कि एक केस आता है बच्चों लिमिटिंग का, मतलब उस मोमेंट तक बॉडी को होल्ड करता है सरफेस। जैसे हमारे पेरेंट्स एक लिमिट तक समझाएंगे अपन को, उसका बोलेंगे जाओ जो तुम्हें करना है करो। तो वो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन रहेगा बच्चों, उसे बोलेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड आफ्टर दैट द फ्रिक्शन बिकम्स स्मॉलर। और एक बात यहाँ पे अपन ने देख ली है कि फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से चेंज कर रहा है अपने आप को। तो सबसे बुलेट पॉइंट यहाँ बनता है कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ, क्या पढ़ोगे यहाँ पे, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेंटेंस याद रखना। इसका बच्चों एक ग्राफ आता है पेपर में, अगर मान लो एमसीक्यू आया तो ग्राफ ही पूछेगा सामने वाला आपसे। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एफ लिखा हुआ है मैंने, जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शन, और एक्स एक्सिस पे बच्चों कैपिटल एफ लिखा है जो अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अप्लाइड फोर्स को। तो देखो स्टार्टिंग वाला केस स्टैटिक का है, सेकंड नंबर केस डायनामिक का है। कोई भी बॉडी को अगर चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे करके फोर्स बढ़ाते हो। जब बच्चों आपके पास फोर्स यहाँ पे जीरो होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो होगी, ये याद रख लो आप लोग। तो जब दोनों जीरो होंगे तो कहाँ शुरू होना चाहिए ग्राफ आपका, यहाँ शुरू होना चाहिए बच्चों। बात समझ में आ रही है। एज सून एज आपने थोड़ा भी फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, दैट योर फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स अप टू अ सर्टेन वैल्यू। और उसी सर्टेन वैल्यू को बोलते हैं बच्चों एफ एस का मैक्सिमम पार्ट, जिसको बोलते हैं ये लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही बॉडी एक बार हाथ से निकल गई, मतलब डायनामिक बन गया, काइनेटिक बन गया, तो फ्रिक्शन सडनली ड्रॉप डाउन कर जाएगा और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब है लिमिटिंग तक का जो पार्ट होता है ना बच्चों, वो स्टैटिक होता है, मतलब यहां तक बॉडी क्या है, स्टैटिक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, बॉडी काइनेटिक में लग जाएगी। और ये जो क्रिटिकल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो कहोगे सर ये लिमिटिंग वाला पार्ट की बात हो रही है। तो यहाँ जो लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ जो लगेगा बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मतलब वो बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम लिमिट तक जाता है, लिमिटिंग नाम होता है उसका। उसके बाद बॉडी स्लाइड करने वाली होती है, या आपने वो गैस के सिलेंडर्स देखे होंगे, व्हीकल देखते हो तो उसका जो व्हील होता है बच्चों वो सर्कुलर होता है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे स्लाइड कर रही है। इससे भी कम करना है अगर अपन को फ्रिक्शन, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा बॉडी लाना पड़ता है जिसका सबसे कम सरफेस एरिया टच हो रहा हो सरफेस पे। और ऑब्वियसली वो डिस्क या सर्कुलर बॉडी ही रहेगी। तो बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इस वाले में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे लग रहा होता है बच्चों, इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये और ज्यादा नीचे हो जाता है और ड्रास्टिकली कम फ्रिक्शन हो जाता है, तो यहाँ बोलोगे आप रोलिंग फ्रिक्शन है। और ये हो जाएगा बच्चों आपका स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन। ये दोनों के दोनों काइनेटिक कैटेगरी में काउंट होता है। तो हम सबको पढ़ेंगे, लेकिन अभी ज्यादातर फोकस आप स्टैटिक की तरफ करो कि बॉडी आपकी स्टैटिक है तो फ्रिक्शन चेंज होता है। कब तक चेंज होगा, लिमिटिंग तक चेंज होगा। तो ये सबसे फंडामेंटल शीट है आप लोगों की टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। और अपन जब छोटी क्लास में थे तो अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि सामने बॉडी जा रही है, फ्रिक्शन पीछे होगा, बात खत्म, है ना। लेट्स सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज राइट नाउ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे लोग लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, तो लिमिटिंग का वो मतलब होता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, समझ रहे हो, द मैक्सिमम, बोलो, द मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या अपन ये बोल सकते हैं द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी when it is about to start motion। कभी गाड़ी वगैरह खराब हो जाए या टायर वगैरह बर्स्ट कर जाए तो बच्चों सबसे पहला जो अपन फोर्स लगाते हैं ना वो सबसे ज्यादा होता है एज सून एज द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट द मोशन। उसके बाद क्या होता है, वो इस केस में आ जाती है बॉडी, ये काइनेटिक वाले केस में आ जाती है। देन द फ्रिक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूसेस और आपसे वो गाड़ी में धक्का आराम से लग जाता है। स्टार्टिंग में बस अपन को प्रॉब्लम जाती है बिकॉज दैट सिग्निफाइज स्टैटिक है, और उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। जब पढ़ने बैठो तो इतना रियलिस्टिकली फिजिक्स इसलिए इतना ईजी सब्जेक्ट कहलाता है कि इसमें हजारों एग्जाम्पल डेली लाइफ में दिए जा सकते हैं। किसी बच्चे पे इंडिविजुअल एग्जाम्पल नहीं दिए जा रहे हैं, जनरली बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल। अभी तो कोई बात करे आपसे व्हाट एग्जैक्टली इज लिमिटिंग तो बोल देना भैया स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये भी अपन एक बॉक्स में रख लेते हैं, याद रहेगा अपन को। अगर कोई बोलता है म्यू एस क्या है, म्यू आर क्या है, म्यू के क्या है ना, या स्लाइडिंग लिख के देता है, तो बस वो बच्चों क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। रोलिंग, काइनेटिक, स्लाइडिंग ये सब मोशन की बातें हैं। ये है आपका म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो कभी एमसीक्यू आ जाए कि इनको अरेंज करना है ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? स्टैटिक की होगी, तो सबसे ज्यादा यही होता है। उससे भी ज्यादा करना होगा तो लिमिटिंग कर लेना। लो भाई, वो किससे ज्यादा होगा बच्चों? स्लाइडिंग से, तो स्लाइडिंग लिख लेता हूं मैं। वो किससे ज्यादा होगा बच्चों? तो बोलोगे सर जी रोलिंग से। रोलिंग वाला फ्रिक्शन सबसे मिनिमम होता है, तभी अपनी जो व्हीकल होते हैं उनके व्हील्स आप देखते हो है ना, डिस्क शेप में होते हैं, या सिलेंडर वालों को देखा होगा वो नीचे पटक के उसको लात मार रहा होता है। क्यों भाई? सबसे कम फ्रिक्शन लग रहा होता है। अगर वही क्यूबॉइड के शेप का होता तो परेशान हो जाते हैं अपन लोग, है ना। वो तो ऑब्वियस सी बात ही नहीं आती, है ना, बिकॉज आफ्टर सो मच ऑफ स्टडी कोई चीज़ डिजाइन की जाती है। तो अपन को तो एमसीक्यू में आएगा, अपन ये मार्क कर देंगे। थोड़ा बहुत भी अगर एजर्शन रीजन में आया कि लिमिटिंग का क्या मतलब है, तो ऐसा कुछ मार्क कर देना। कहीं कहीं सेंटेंस लिख के दे रहा हो तो उसका ये मतलब नहीं कि पढ़ने ही नहीं अपन को, पेपर एमसीक्यू में आने वाला है। भाई एजर्शन रीजन में आएगा तो वहाँ पे सेंटेंस चलते हैं, वहाँ आपका फंडामेंटल चेक होता है कि ये इसका डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। इसलिए थोड़ा प्रॉपरली इनको वर्ड बाय वर्ड रीड करो, समझने का ट्राई करो। तो फ्रिक्शन का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। नेट रिएक्शन है हमारे पास, नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है। इम्पेंडिंग मोशन के बारे में समझो, ये वो मोशन होता है जो बॉडी करती अगर यहाँ पर कोई नहीं रहता, कोई रफ सरफेस नहीं होती। द मोशन विच द बॉडी वुड हैव डन। जैसे हमारे पेरेंट्स घूमने चले जाएं तो फिर तो देखो भाई साहब हमारे जलवे घर में, फ्रिज खोला, सारा सामान खत्म किया और यहाँ घूमा वहां घूमा, है ना। तो वही हमारी बॉडी है जो काम करेगी जब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? और एक और बात, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। सुनने में थोड़ा डिबेटेबल लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन दिखाइए, मैग्नेट दिखाइए। नहीं भाई, ये कैटेगरी है। जब दो सरफेस के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करें या उनके इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करें, इंटरेक्ट करें आपस में, तब जो फोर्स जनरेट होता है कहीं पर भी, वो होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मोस्ट ऑफ द फोर्सेस यू विल केम अक्रॉस इन योर सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th वो यहीं पर आएंगे बच्चों, एक्सेप्ट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अपने आप में कैटेगरी है। ठीक है, यहां तक का क्लियर है बच्चों?